this association, that is National AIDS Control Organization, is also trying to reduce the socio-economic impact from HIV infection. Now what do you mean by this socio-economic impact? मैंने पहले भी बताया कि there is lot of discrimination against these people who have HIV and AIDS. One of the famous case of this is the Chanvi brothers case. ये बच्चे थे जिनको 4 स्कूल से एक्सपेल किया गया था बिकॉज देयर पेरेंट्स डाइड ऑफ एड्स. तो ऐसे केसेस डिस्कस करके हम एम्पैथी जनरेट करते हैं, मतलब अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पीपल, अ कंपैशन फॉर देम, and we try to understand and accept them. Okay, we try to create awareness so that people accept such people, those who are relatives of AIDS patient or the AIDS patient themselves, and help them to lead a normal life in the society, and also help them to have economic stability, because sometimes these people are removed from jobs. Okay, so that is not good, because even they need a livelihood, okay, to support their family, to have to afford medical treatment for themselves. So that's the reason socio-economic impact जो है वो HIV का बहुत ही बुरा है, and to reduce it they are trying to create awareness among the people. इसके लिए rules भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने कि none of the organization or the schools can they cannot remove the staff or the kids if they themselves are having the infection or their family members are having the infection of HIV. There is a strict rule by the government that no one can remove them from their job or from their profession, or the kids from the school. Okay, so it's a rule. Then next to that is talking about AIDS laboratory diagnosis. Okay, now before we move to laboratory diagnosis and treatment part, I would like to just tell you some extra points regarding this HIV virus and other stuff. तो HIV वायरस में हमने 2 प्रोटीन के कोड देखे, एक इनर एक आउटर. द आउटर वाज कॉल्ड मैट्रिक्स कोड. ये क्या करता है, तो उस रेट्रो वायरस का व्हाट वी से लाइफ साइकिल में ये उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन दे रहा है उसको. कैप्सिड प्रोटीन कोड जो इनर लेयर है वो उसका पैथोजेनेसिस यानी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट टू दैट इज HIV वायरस एग्जैक्टली कैसे काम करता है उसको समझने के लिए तुम ये डायग्राम देख सकते हो. ओके, इफ यू सी दिस डायग्राम व्हाट यू कैन सी इज ये हमारा टी सेल है, उसके ऊपर सरफेस रिसेप्टर्स है. नाउ रिसेप्टर्स क्या है वो सब हम एंटीजन एंटीबॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो देख चुके हैं. तो दे हैव दिस पर्टिकुलर शेप. वायरस का ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बराबर इससे मैच होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चिपक जाता है. चिपकने के बाद ये यहाँ पे अंदर अटैच होने के बाद अपने अंदर का RNA स्ट्रैंड इधर भेजता है टी सेल के अंदर. तो फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू कैन सी, द वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द T4 सेल्स. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और RNA अंदर चला जाता है, फिर उसका कोड तो बाहर ही रह जाता है. फिर वो अंदर आने के बाद T4 सेल्स का DNA को यूज करता है. सो वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरल DNA बनाएगा. तो RNA से DNA हुआ इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला है. फिर ये जो वायरल DNAs बनेंगे वो होस्ट सेल के DNA के साथ मर्ज होंगे, और फिर इस DNA की मदद से इसकी मशीनरी यूज़ करके वायरल DNA अपनी खुद की कॉपीज़ बनाता है RNA के फॉर्म में. तो फिर से वायरल RNAs बहुत ज़्यादा अंदर बनने लगेंगे. ये वायरल RNAs के ऊपर प्रोटीन कोड डेवलप होएगा और बहुत ज़्यादा HIV वायरस सेल के अंदर बनने लगेंगे. फिर वो सेल रप्चर होएगा और ये रिलीज़ हो जाएंगे. रिलीज़ होके फिर से न्यू सेल को इन्फेक्ट कर पाएंगे. सो दिस इज़ हाउ the replication of the virus inside the T4 cells is taking place, and in this process the T cells is getting damaged. If T4 cell is getting damaged, the entire immune system collapse down हो जाता है क्योंकि आगे सिग्नल पास ऑन ही नहीं होगा. Then next to that is, if I talk about the रेड रिबन, ओके, जो एड्स के लिए यूज़ होता है एज अ सिंबल. तो वो सिंबल क्यों, वाई दिस रेड कलर, बिकॉज रेड इज़ कनेक्टेड टू ब्लड. ओके, एंड इट गिव्स द आइडिया ऑफ पैशन. ओके, रेड एंगर
को भी डिपिक्ट करता है, बट इट ऑल्सो डिपिक्ट्स लव. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टू डेवलप लव एंड अफेक्शन फॉर दिस पीपल. यही अवेयरनेस वो रिबन के थ्रू वो लोग सिम्बलाइज करना चाहते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट इज टॉकिंग अबाउट उसका ये CD4 सेल्स जिनको वो अफेक्ट करता है ये इन्फेक्शन. तो ये जो CD4 सेल्स है मैंने बताया टी हेल्पर सेल्स है, उनका नॉर्मल काउंट कितना होता है हमारे बॉडी में, तो 500 to 1500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब नॉर्मली. जब इन्फेक्शन होता है तो यही काउंट लेस देन 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब हो जाता है. सो दिस इज अ डायग्नोस्टिक फीचर. जब ये काउंट गिरने लगता है तो यू कैन कम टू नो दैट दैट इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. देन नेक्स्ट टू दैट इज अक्यूट HIV इन्फेक्शन. जो हमने स्टेजेस देखे उसके, तो वो अक्यूट होता है पहले, तो देन नेक्स्ट सिम्टोमेटिक हो जाता है. देन उसके बाद अर्ली सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फिर एक्चुअल एड्स डेवलप होता है. तो ये 4 स्टेजेस हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. उसके 4th स्टेज में है ना ये CD4 सेल का काउंट लेस देन 200 हमको मिलता है, क्योंकि तब फिर हेल्पर सेल्स ही बहुत डिफेक्टिव हो गए हैं, तो सारे इन्फेक्शंस पेशेंट में दिखने लगते हैं, सारी डिफरेंट बीमारियाँ. देन देर आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन द विच हैज़ बीन ऑब्जर्व. दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनमें एड्स बहुत ही धीरे डेवलप होता है. मतलब कई बार तो 10 साल लग जाते हैं उसको. HIV इन्फेक्शन 10 साल पहले हुआ था, लेकिन एड्स 10 साल बाद डेवलप हुआ. तो टिल दैट ही वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल. या कोई ऐसे भी हैं जिनको कभी एड्स होता ही नहीं है, दे आर जस्ट द कैरियर ऑफ HIV इन्फेक्शन. सो ऐसे केसेस को हम लोग नॉन प्रोग्रेसर्स बोलते हैं. एंड द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू रिसर्च कि ऐसा उनके जेनेटिक्स में क्या डिफरेंट है जो उस वायरस को उनके इम्यून सिस्टम को डैमेज करने से रोकता है. ओके, सो दिस आर स्पेशल केसेस. देन we are also trying to prevent the virus from replicating inside the T cells. ओके, क्योंकि अब हमको पता है वो T सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है. अगर हमने ये ढूंढ लिया कि वो T सेल को इन्फेक्ट ही ना करे या उसके अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट ही ना करे, तो हम लोग इम्यून सिस्टम को बचा सकते हैं और पेशेंट को HIV इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. सो अभी ये था कुछ एक्स्ट्रा इन्फो इन सब पॉइंट्स के बारे में. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. तो सबसे पहला टेस्ट जो यूज़ होता है टू डिटेक्ट द HIV एंटीबॉडीज़, एंड नेक्स्ट इज यू डू अ कन्फर्मेटरी टेस्ट वेदर, इसको हम लोग बोलते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट अगर है गलती से तो उसको रूल आउट करने के लिए. वीड आउट करना मतलब रूल आउट करना. तो फर्स्ट टेस्ट कौन सा है टू डिटेक्ट HIV एंटीबॉडीज इज एलाइजा. एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. नाउ ये टेस्ट जब हम करते हैं वो पॉजिटिव आया भी तो भी हम कम्प्लीटली उस पर रिलाई नहीं करेंगे, या नेगेटिव आया तो भी हम लोग उधर ही स्टडी स्टॉप नहीं कर देंगे. वी विल ऑलवेज कन्फर्म. द कन्फर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट. अभी तुम बोलोगे फिर हम लोग डायरेक्टली वेस्टर्न ब्लॉट क्यों नहीं करते हैं. सी, डूइंग वेस्टर्न ब्लॉट इन ऑल द पेशेंट्स इज नॉट समटाइम्स अफोर्डेबल ऑल्सो, एंड नॉट मे बी देर आर टू मेनी पीपल एंड उतने सारा टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. सो सबसे पहले एलाइजा करके हम रूल आउट कर सकते हैं. जिनका एलाइजा पॉजिटिव आया है रिकन्फर्म करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट करवा सकते हैं. बट कभी कभी अभी मैंने जैसे बोला एलाइजा नेगेटिव है फिर भी वेस्टर्न ब्लॉट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस पेशेंट में सिम्टम्स शायद ऐसे है, तो वो रिकन्फर्मेशन के लिए वी कैन डू इट. ओके, देन वेस्टर्न ब्लॉट हाईली स्पेसिफिक है. It is based on detecting the antibodies to the viral core protein and the envelope glycoprotein. इस प्रोसेस में इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है. These are the antigens, right? तो उसके एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं हम लोग. एंड अगर ओके उसमें भी एक क्राइटेरिया है. वेस्टर्न ब्लॉट अगर पहली बार पॉजिटिव आया फिर भी अगर हम रिकन्फर्म करना चाहते हैं तो दूसरी बार रिपीट करते हैं. दोनों टाइम पॉजिटिव 100% द पेशेंट इज HIV पॉजिटिव. पहली बार नेगेटिव, शायद फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है. सेकेंड टाइम फिर से वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, दोनों टाइम नेगेटिव, द पर्सन इज HIV नेगेटिव. देन एक बार पॉजिटिव आया एक बार नेगेटिव आया है, तो अभी कंफ्यूजन है, 50-50 चांसेस है. तो टू रिकन्फर्म इट हम लोग उसको तीसरी बार रिपीट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं टाई ब्रेकर टेस्ट. ओके, देयर इज अ टाई बिटवीन द टू टेस्ट. तो उसके लिए हम लोग थर्ड टाइम रिपीट करेंगे. अगर इस बार नेगेटिव आया तो 3 में से 2 बार नेगेटिव, तो पेशेंट इज नेगेटिव. और अगर पॉजिटिव आया तो 3 में से 2 बार पॉजिटिव आया, इसलिए द पेशेंट इज HIV पॉजिटिव. सो दीज आर ऑल डिफरेंट क्राइटेरियाज टू रूल आउट वेदर द पेशेंट इज हैविंग HIV इन्फेक्शन और नॉट. देन talking about this tests only, I would like to add some extra information. एलाइजा में हम लोग एंटीबॉडीज़ बेसिकली डिटेक्ट कर रहे हैं ब्लड सैंपल में से, क्योंकि अगर वायरस है, वायरल एंटीजन हमारे अंदर है, तो ये एंटीबॉडीज़ बनेंगे. ये 2 से 12 हफ्तों के बीच में
जनरली पॉजिटिव आ सकता है आफ्टर बिकमिंग इन्फेक्टेड विद HIV। फिर जैसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वैसे सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट ऐसे भी टेस्ट हैं। ब्लॉटिंग मतलब वहाँ पे वो अगार मीडियम पे उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ ब्लॉट। बट यहाँ पे अभी सदर्न ब्लॉट जो है, ये नाम एक्चुअली साइंटिस्ट उसका नेम सदर्न था, वहाँ से पढ़ा है। सदर्न ब्लॉट हम लोग उसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, तो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस फ्रॉम द सैम्पल। वेस्टर्न ब्लॉट जैसे हमने HIV के लिए देखा, हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को मिक्सचर्स में से डिटेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली वेस्टर्न ब्लॉट में एंटीजेंस डिटेक्ट किए जाते हैं, बट HIV के केस में हम लोग एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे। बोथ एंटीजन एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स होंगे। ओके, फिर नॉर्दर्न ब्लॉट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RNA ब्लॉट, क्योंकि इसमें हम लोग जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए RNA मॉलिक्यूल्स सैम्पल में से डिटेक्ट करते हैं। एंड ईस्टर्न ब्लॉट जो यूज़ होता है अगेन टू एनालाइज द प्रोटीन। ओके, एंड इट इज़ ऑफन यूज टू डिटेक्ट इवन कार्बोहाइड्रेट एपिटोप्स, ईस्टर्न ब्लॉट। तो ये सब अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। कुछ टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, जैसे RNA DNA वाले सैम्पल्स सेग्रीगेट करके डिटेक्ट करने के लिए। तो वेस्टर्न ब्लॉट यहाँ पे हमने पढ़ा HIV के केस में यूज़ हो रहा है। देन नेक्स्ट टू दैट इज द ट्रीटमेंट पार्ट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, देयर इज़ नो क्योर, बट कुछ मेडिसिन्स हैं जो इस वायरस के अगेंस्ट काम करती है। उनको एंटी रेट्रोवायरल, बिकॉज द वायरस इज रेट्रोवायरस, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं। ART, इसको ART ट्रीटमेंट बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। TB के ट्रीटमेंट को AKT बोलते हैं, एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट, बिकॉज कॉक्स इज द अदर नेम फॉर TB। ओके, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। तो ये ड्रग्स जो है दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द वायरल लोड, मतलब वायरस का अमाउंट कम करते हैं ब्लड में से, एंड दे प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द HIV पेशेंट। दे आर नॉट क्योरिंग द पेशेंट, बट पेशेंट का लाइफ बेटर कर देते हैं, क्योंकि वायरस कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स used in this therapy, ART, antiretroviral therapy, are TDF, that is tenofovir, EVF, that is efavirenz, and lamivudine, जिसको 3-TCB बोलते हैं। ये जो ड्रग्स हैं दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली दे आर नॉट यूज्ड सिंगल। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसको हार्ट भी बोलते हैं, नॉट HEART, इट इज़ HAART, हार्ट यानी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज हो रहा है अगेंस्ट द वायरस, एंड इट इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड। एंड ये हम मेजर कैसे करते हैं, तो ब्लड सैंपल में हम लोग चेक कर सकते हैं कि वायरस लोड कम हुआ है कि नहीं। फिर ये जो ड्रग है TDF, ये हेपेटाइटिस बी के लिए भी यूज़ होता है, एंटीवायरल है ना, तो हेपेटाइटिस बी इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़। ये क्या करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनिबिटर है, तो वो प्रोसेस को ही रोक देता है, इसलिए HIV वायरस को रोक सकता है। देन EV, हम लोग इसको प्रोफाइलैक्सिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो पेशेंट हमको लगता है कि माइट हैव गॉट एन इन्फेक्शन बट वी आर नॉट श्योर, तो एज अ प्रिवेंटिव हम लोग उसको ये ड्रग दे सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट EVF, ओके, दैट इज़ एफाविरेज़, ये अगेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की कैटेगरी में आता है, इसको भी हम लोग एज अ प्रोफाइलैक्टिक यूज़ कर सकते हैं। देन लैमिवुडिन जो है ये ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV और एड्स और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के केसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रग HIV वायरस 1 और HIV वायरस 2 दोनों के अगेंस्ट काम आता है। अभी व्हाट इज दिस HIV वायरस 1 एंड 2? पहले जो ढूंढा गया था दैट वाज नेम्ड HIV ओनली, बाद में देखा गया कि ये वायरस खुद को म्यूटेट करके दूसरे फॉर्म में चेंज हो चुका है, इसलिए अभी उनको दो अलग नाम है। द ओरिजिनल वन इज HIV 1 एंड द नेक्स्ट वन म्यूटेटेड इज HIV 2। सो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है। देन ये लैमिविडिन ड्रग इन दोनों के अगेंस्ट यूजफुल है, एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू स्टॉप द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसकी वजह से हम वायरस को कंट्रोल में रख सकते हैं।